मैं कम आइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। आप अशोक हैं? यस सर। अशोक, कोविड के चलते हम लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। यस सर। लेकिन फ़ोटो वेरिफिकेशन के लिए एक बार आपको मास्क हटाना पड़ेगा। यस सर। आप मास्क के साथ कंफर्टेबल हैं, बिना मास्क के कंफर्टेबल हैं? बिना मास्क के भी। तो कंप्लीटली उसको रिमूव कर दीजिए एक बार। अशोक, अपने बारे में हमें आप वैसी कुछ जानकारियाँ दे दीजिए जिससे आपको बायोडाटा हमें पढ़ना ना पड़े और बातचीत की जा सके। सर, मेरा नाम अशोक है, मैं जयपुर से हूँ। मैंने 10th एजुकेशन जयपुर से ही की है और मैंने उसमें 86% प्राप्त किए हैं। मैंने 12th साइंस मैथ्स में की है और मैंने 72% प्राप्त किए हैं। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल में JEC-RC जयपुर से की है। उसके बाद मैंने TCS में जॉब किया है सर। तो जॉब आपने किया है या कर रहे हैं अभी? सर, मैंने रिजाइन कर दिया वहाँ से सर। रिजाइन क्यों कर दिया TCS जॉब से? सर, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहता था सर। तो फिर गए ही क्यों? सर, स्टार्टिंग में कैंपस प्लेसमेंट था और वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, बट बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे इसमें सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए क्योंकि मेरे सीनियर्स भी कर रहे थे सर। किस घटना ने आपको ऐसा इंस्पायर किया कि नहीं, अब मैं इंजीनियर सही नहीं बनूंगा, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? नहीं सर, मैं इंजीनियर सही था, अच्छा था, मेरे पास ऑन साइड जाने की अपॉर्चुनिटी भी थी और बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, वहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग पास मेरे पास नहीं थी सर। और साथ ही में समाज के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए डायरेक्टली मेरे पास इतना ऑफ़र नहीं था जितना यहाँ पर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं सर। और साथ ही में यहाँ पर जो आप सोसाइटी के लिए सीधे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आप सर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते हुए उसे और समाज के लिए अच्छा योगदान दे सकते हैं। इम्प्लीमेंट ही करना है ना, और उसमें डिसीजन मेकिंग में तो फिर भी आपका रोल नहीं रहेगा। प्रशासक तो कार्यपालिका यस सर के पहलू में आता है। यस सर। तो फिर डिसीजन मेकिंग तो या भी नहीं है, डिसीजन तो कोई और ही लेगा जिसको एग्जीक्यूट करना होगा आपको। सर नहीं, पॉलिसी पहले से बनी होगी, उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट यदि कोई उसमें प्रॉब्लम आती है मतलब फीडबैक लेंगे क्योंकि जनता और सरकार के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य करेंगे सर। आप किस पोस्ट पर काम कर रहे थे वहाँ पे TCS में? सर, सिस्टम इंजीनियर। सिस्टम क्या होता है? सर, सिस्टम एक ऐसा तंत्र होता है जिसके माध्यम से आप डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन देन फीडबैक, इन सब का एक मिला जुला रूप होता है सर। और अगर इकोलॉजी में कहें तो सिस्टम क्या होता है? सर, इकोलॉजी में सिस्टम जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा सर। कोई भी प्रोसेस होती है तो प्रोसेस में एक ह्यूमन रिलेशन है, ह्यूमन कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करता है, उसके बाद सर वो लाइफ साइकिल चलती है, पूरी लाइफ साइकिल चलने के साथ ही वो सर मतलब एक जीवन काल होता है पूरा। चलिए अशोक, आपको तो कविताएं पढ़ना लिखना दोनों पसंद हैं। यस सर। कोविड के दौरान अभी सब लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इस समय जो मास्क है, एक कवि के रूप में अगर देखा जाए, मास्क किसी व्यक्ति के चेहरे से क्या कहता होगा? सर, यही कहता होगा कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए अपने समाज को बचाने के लिए और अपने को, अपने परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए इसे आप साथ में बनाए रखें। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक है अशोक सर। अशोक, यस सर। आप बीटेक से आते हैं तो ये बताइए कि SLV, PSLV, ASLV ये क्या चीज़ है? सर, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है एंड PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। दोनों में क्या अंतर है? सर, SLV ओल्ड वर्जन था जिससे आप कम दूरी तक प्रक्षेपित कर सकते थे सैटेलाइट को, और PSLV उससे अधिक दूरी तक। PSLV से कितना दूर भेज सकते हैं हम? वैसे तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, लेकिन इसके द्वारा हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन। पोलर ऑर्बिट के बारे में क्या जानकारी है? क्या है ये पोलर ऑर्बिट? पोलर ऑर्बिट सर नॉर्थ पोल एंड अर्थ के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को मिलाते हुए जो कक्षा बनती है सर, वो। तो PSLV ने हाल ही में कौन से उपग्रह को लॉन्च किया है? सर, मैं सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए
INRSS क्या है? सर ये इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट सर इंडियन नेशनल रीजनल सैटेलाइट सिस्टम, इसके क्या जानते हैं आप इसको? सर मुझे IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ये क्या चीज़ है, हमारे लिए किस चीज़ की आपूर्ति करता है ये, और किसको इसने डिस्प्लेस किया है? ये हमारे लिए जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सर, क्योंकि हम GPS से सर्विसेज लेते हैं सैन्य और नागरिक, लेकिन सैन्य मदद हमें GPS के समय पहले नहीं मिली थी, ना तो कारगिल के समय और ना सर्जिकल स्ट्राइक के समय। एक नार्को टेस्ट को हम देखते हैं, ये नार्को टेस्ट क्या होता है? सर ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता हूँ, बट ये लाइव डिटेक्शन टेस्ट की एक टेक्निक है सर। चलिए, ये कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन सर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में मैसेज को ऑडियो वीडियो और इस तरह की कोई सामग्री को संप्रेषित करना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में कौन कौन से मीडियम काम में आते हैं? सर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक सेंडर, मैसेज, देन एंटीना, देन मीडियम, देन रिसीवर, देन। ये तो आप सिग्नल विजनल का प्रोसेस बता रहे हैं। यस सर। एक कम्युनिकेशन जो है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चल रहा है, उसमें हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन से मीडियम को देखते हैं, वो कौन कौन है? सर सॉरी इसकी। अच्छा कोई बात नहीं। ये बताइए कि ब्लड डोपिंग का नाम सुना होगा आपने? ब्लड डोपिंग समझते हैं आप? डोपिंग? यस सर। क्या होती है ये? डोपिंग सर शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा जो इलीगल ड्रग्स उसका यूज किया जाता है सर, उसे डोपिंग कहते हैं। अच्छा चलिए बताइए, लास्ट कविता आपने कौन सी लिखी? सर हिमालय का तप। हिमालय का तप सर। तप। सर प्लीज। अशोक जी, ये बताइए जयपुर की 2 प्रमुख मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? सर जयपुर का प्रमुख मॉन्यूमेंट एक जंतर मंतर और सर जयपुर परकोटा। जंतर मंतर किसने बनवाया था? सर जंतर मंतर सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाया था सर। सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड को चाणक्य भी कहते हैं। यस सर। क्यों? सर उनकी नीतियाँ, उनका ज्योतिष में रुचि, उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने की उनकी अभिरुचि सर, इसी कारण। अच्छा, इसी कारण। एक शब्द सुनाई देता है जयपुर रियासत में जिसे हम कहते हैं 12 कोटड़ी। यस सर। ये क्या है? सर ये पृथ्वीराज सिंह जी के समय से शुरू हुआ। उनके 12 पुत्र थे। उन्होंने जयपुर रियासत को 12 पुत्रों में विभाजित कर दिया था और उसे कहते हैं 12 कोटड़ी। यस सर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इक्ता व्यवस्था और मनसबदारी में क्या फ़र्क होता है? ज़्यादा तो सर मुझे अंतर नहीं पता, मैं एक पॉइंट बता सकता हूँ। बताइए। इक्ता व्यवस्था जो थी उसमें सर वो जो इक्तेदार था उसे अधिकार नहीं मिलते थे, और मनसबदारी व्यवस्था में उसे अधिकार मिलता। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसे माना गया? आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता सर सवाई जयसिंह सेकंड। आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन गलत है। इसका जवाब है मिर्जा इस्माइल। सर सुना है आपने नाम? यस सर। कहाँ से थे मिर्जा इस्माइल? सर ये साउथ से थे। ठीक है। गंधर्व बाईसी क्या है? एक फोर्ट है, या ये कहें कि ग्रुप ऑफ स्कॉलर है? सॉरी सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सही से रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक है। हमने देखा है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में, फ्रीडम मूवमेंट में प्रजामंडलों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। यस सर। लेकिन जयपुर प्रजामंडल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में इस प्रजामंडल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यस सर। क्या रीज़न था? क्या आप इससे सहमत हैं कि जयपुर प्रजामंडल ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था? नहीं सर, उन्होंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, लेकिन उन्होंने मिर्जा इस्माइल जी और जो यहाँ के हीरालाल शास्त्री जी थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था सर, कि वो जो भी क्रांतिकारी हैं उनको यहाँ पर शरण देंगे और ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे। इसे देखते हुए, और उसमें और भी पॉइंट थे सर समझौते में, जैसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय जयपुर के शासक कौन थे?
सर राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय, ठीक है। एक अंतिम सवाल, ये अलख तरीबा क्या होता है? सर सॉरी, मुझे इसका आइडिया। अशोक। यस सर। अशोक, ये बताइए कि भारत में सबसे अधिक टैक्स कलेक्ट होता है वह किस विभाग से होता है, कहाँ से आता है? सर मुझे पूरा आइडिया नहीं है। आधा आइडिया है सर। मैं आप परमिशन देंगे तो बता सकता हूँ सर। जीएसटी का कलेक्शन इस बार सबसे ज़्यादा रहा था। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी किस तरह का कर है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है? सर ये अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के बारे में एक नारा दिया गया था, एक देश एक टैक्स। यस सर। क्या यह जो स्लोगन है इस टैक्स को ठीक से रिप्रेजेंट करता है? सर जीएसटी चूँकि गंतव्य आधारित कर है और इसमें इसके 3 प्रकार हैं, जैसे SGST, IGST एंड CGST। तो इसे देखते हुए संपूर्ण भारत में यह एक ही व्यवस्था लागू करता है, लेकिन इसकी दरें जो हैं वो अलग अलग हैं। तो फिर एक देश एक टैक्स की जो हमारी संकल्पना है वो पूरी तो होती नज़र नहीं आ रही है। सर दरों में भी सर जो 0% जो टैक्स रेट है उसमें बहुत सारी वस्तुएं शामिल की गई है, क्योंकि मेनली जो सरकार का काम है वो लोक कल्याण है सर। और उसे देखते हुए जो कमज़ोर वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके लिए जो वस्तुएं हैं सर उनको बिल्कुल 0% में रखा गया है या 5% में रखा गया है। तो उस आधार पर यह एक देश एक कर के रूप में देखा। सरकार का एक काम आप बता रहे हैं कि लोक कल्याण करना है, और हमारे यहाँ लोक में ज़्यादा प्रतिनिधित्व जो है वह किसानों का है। यस सर। लेकिन आजकल किसानों और सरकार के बीच में कुछ तनातनी वाला माहौल है। यस सर। ऐसा क्यों है और इनसे कौन कौन से क्षेत्र बेसिकली प्रभावित हैं? सर हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल लाए हैं, जिसमें एक तो कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अधिनियम है, जो पहले बिल था, सॉरी सर, अभी अधिनियम बना दिए गए हैं वो। और दूसरा जो है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण मूल्य आश्वासन समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020 क्या है, तो उससे किसानों को क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें जो पहले मोनोपोली चलती थी APMC मंडीज में, उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने यह डिसीजन लिया था। तो लेकिन किसानों को यह प्रॉब्लम हो रही है कि सर इसके द्वारा कॉरपोरेट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है और MSP तंत्र की व्यवस्था क्योंकि उन अधिनियमों में MSP का प्रावधान नहीं है, मतलब लिखित में नहीं है, इसीलिए किसान इसके लिए कह रहे हैं कि MSP के लिए हमें कॉरपोरेट फार्मिंग करेंगे किसान, और किसान को कॉरपोरेट के हिसाब से पहले ही उनका तब तय हो जाएगा कितना पैसा आपको मिलेगा इस उपज के लिए। तो फिर किसानों को क्या दिक्कत है? इससे तो किसानों को फायदा होगा। यस सर, अभी तो फायदा उन्हें लग रहा है। उनका ये मानना है कि अभी चूंकि वहाँ पर APMC मंडी में मोनोपोली होती है और जो नए कानून हैं इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगी तो APMC मंडीज और E-NAM और MSP की व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी और बाद में वो ध्वस्त भी हो सकती है अगर उस साइड कोई भी नहीं जाएगा। तो APMC मंडी में आप कह रहे हैं कि मोनोपोली होती है? यस सर। और फिर आने वाले समय में ये ध्वस्त हो जाएगी, तो ये तो अच्छी बात है ना कि मोनोपोली ध्वस्त हो जाएगी। वो दोनों सिस्टम रहेंगे तो, क्योंकि बाद में फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट के फार्मिंग के कारण वहाँ भी कर्टेल बन सकता है और वहाँ भी सर उनके द्वारा नीतियों को इस तरह से किया जा सकता है कि किसानों को हानि हो, और किसान एक कमज़ोर, कम जागरूक, अशिक्षित वर्ग से ज़्यादा बिलोंग करते हैं सर, तो इसीलिए उनकी ये चिंताएं हैं। अच्छा, ये बताइए कि पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं? जापान, चाइना, साउथ कोरिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के ऊपर वाली कंट्री जो भी हैं सर, ये पूर्वी एशिया के देश हैं। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि भारत में इस समय भारत के हिसाब से विदेशी नीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा पड़ोसी कौन सा है जिसके साथ हमारे संबंध बड़े प्रगाढ़ हुए हैं पिछले एक दशक में? सर भारत सभी को साथ लेकर चलने की नीति रखता है और सभी के साथ संबंध। लेकिन नेपाल भी नाराज है, बांग्लादेश भी नाराज है, श्रीलंका से भी हमारे रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं। यस सर। तो फिर क्यों? सर किसी एक देश से तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो अभी वर्तमान जो नेतृत्व है हमारा, उनकी अगर नीतियाँ देखें तो एक्ट ईस्ट है, लुक वेस्ट है, सेंट्रल, नहीं सारी पॉलिसी मैं आपकी मानता हूँ कि सारी पॉलिसी है, लेकिन फिर भी एक भी पड़ोसी हमसे खुश नहीं है।
सर ऐसा सर मेरा नहीं मानना है सर ऐसा। तो आपके मानने से मतलब नेपाल के साथ कहाँ आपको लगता है कि हमारे संबंध अच्छे हैं? सर नेपाल ने कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं सर। बांग्लादेश के साथ किन किन बिंदुओं से आपको लगता है कि हमारे संबंध अच्छे हैं? सर नेपाल और बांग्लादेश दोनों के साथ हमारे रोटी बेटी के संबंध रहे हैं। और सर नेपाल में अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री ने वहाँ पर दौरा किया है। उसके लिए के पी शर्मा ओली जी ने कहा है कि जो हमारी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें हम वार्ताओं के माध्यम से दूर करेंगे, क्योंकि एक घर में भी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उन्हें वार्ताओं के माध्यम से दूर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लोगों का आरोप है कि नेपाल हो चाहे कोई भी पड़ोसी देश हो हमारा, ये चाइना की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सर आप सहमत हैं इससे? सर चाइना के साइड जाने की बात नहीं है। एक्चुअली उसके पास, नेपाल के पास डेवलपमेंट करने के लिए ऑप्शन या तो इंडिया है या फिर चाइना है सर। तो अभी हाल ही में 2015 में सर ब्लॉकेड हो गया था भारत नेपाल सीमा पर, तो उसके कारण नेपाल की चीन की तरफ झुकाव देखा गया था। किंतु बाद में जब दोनों के मध्य वार्ता हुई उसके बाद सर भारत के साथ उन्होंने वापस से अच्छे संबंध स्थापित। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 03 से सर, और 30 डिग्री 12। ठीक है अशोक, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आइए अशोक, आइए बैठो। क्या हाल है? ठीक है? ठीक है। कैसा अनुभव रहा आपका? कहाँ लग रहा है कि ठीक जा रहा है मामला, कहाँ लग रहा है कि थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है? फैक्ट्स में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। किस तरह के फैक्ट में? सर जैसे जो डीप फैक्ट है, जैसे सर ने पूछा था गंधर्व बाई सी, और सर ने एक क्वेश्चन लिया था सर। अच्छा ठीक है। और कहाँ लग रहा है कि ये वाला फील्ड ठीक है, इसमें बातचीत हो तो मैं कंफर्टेबल हूँ? सर जो एनालिटिकल क्वेश्चन है सर, एनालिटिकल पोर्शन में। देखिए आपने बीटेक किया है 2011 में। यस सर। 9 साल हो गए। कितने जॉब कितने दिन की आपने? 3 साल जॉब की थी। यस सर। उसके बाद आपने जॉब छोड़ दी है। 6 साल से आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, यूपीएससी में क्या है पोजीशन? सर मेंस दिया है। उसके किसी आयोग में आपने इंटरव्यू पहले दिया है? नहीं सर। पहला अनुभव है? फर्स्ट ही पहला अनुभव है। तो देखिए इंटरव्यू के जो 2-3 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है व्यक्तित्व परीक्षण, ये बेसिकली ये इंटरव्यू तो क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो नॉलेज टेस्ट तो आपका हो चुका है प्रीलिम्स के माध्यम से या मेंस के माध्यम से, और आपने साबित कर दिया है, तो जानकारियाँ तो आपकी ठीक हैं, ये मान के चला जाता है कि जानकारी आपकी ठीक है। दूसरा जो पक्ष है कि कितनी भी तैयारी आप कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। यस सर। है ना? आप एवरीथिंग अंडर द सन यू कैन नॉट प्रिपेयर दैट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर बात करें हम लोग, तो आपका जो आपकी एंट्री है या बैठने की भावभंगिमा है, हैंड मूवमेंट है, आई कांटेक्ट है, फ्लो है, सब बेहतर है। मतलब कहीं से ऐसा नहीं है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, अच्छे लग भी रहे हैं, अच्छे बैठ भी रहे हैं। थोड़ा सा पैर आप जब बैठे थे तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा खुला हुआ है। हाँ, उसको थोड़ा सा बंद कर सकते हैं पैर को। वॉइस लेवल आपका ठीक है, फ्लो अच्छा है, आपके पास शब्द हैं पर्याप्त रूप से। राजस्थान की जानकारी में जो कल्चर और हिस्ट्री वाला पार्ट था उसमें आप ठीक हैं, ऑलमोस्ट आपकी जानकारी ठीक है। और फैक्ट तो एक आध इधर उधर होंगे ही, उसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। बेसिकली इंटरव्यू में तैयार इसी बात के लिए रहना पड़ेगा कि आपसे वही प्रश्न हो सकता है पूछे जाएं जो आपको नहीं आता है। है ना? तो उस कंडीशन में आपका रिएक्शन क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, यही जांच का विषय वस्तु भी होता है। साइंस वाला पार्ट भी आपका अच्छा था। आपका इंटरव्यू कब है? सर 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर, तो मतलब पहले दिन ही इंटरव्यू है ना? तो अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। एक हफ्ते का मोटे मोटे तौर पर टाइम है। देखिए कुछ कहीं कहीं बातचीत से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है, लेकिन आपकी बातचीत से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी खास पॉलिटिकल विचारधारा से अभिप्रेरित हैं। ऐसा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि आपका वो रवैया इसलिए है कि आपको किसी ने सलाह दी हो कि प्रो गवर्नमेंट ही रहना है। यस सर। गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना है। यस सर। बात सच भी है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना, लेकिन नहीं जाते हुए भी अपनी तार्किक शक्ति का प्रयोग तो करना ही है। यस सर। है ना? और ये तो फैक्चुअली सही है कि हमारे रिलेशन पड़ोसियों के साथ
थोड़े से डिस्टर्ब तो हुए हैं। यस सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिस्टर्ब ही रहेंगे, आने वाले टाइम पे ठीक रहेंगे। यस सर। लेकिन आपके पास या तो कोई ठोस फैक्ट फिगर हो, विदेश मंत्री गए हमारे या उनके प्रधानमंत्री आए, तो जाहिर सी बात है कि जब दुश्मन भी मिलते हैं तो सरपटोल तो होता नहीं है ना। तो आधार क्या है, किन किन क्षेत्रों में हमारे समझौते हैं, किन किन क्षेत्रों में बातचीत चल रही है, ये बात आपको होनी चाहिए। दूसरा, चाइना की तरफ जाने का जो है, भाई चाइना ताकतवर एक देश है, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो उस लालच में तो फ्लो होना जाहिर सी बात है। तो इससे क्या होता है कि आप देश के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक तार्किकता का प्रयोग आप दिखा रहे हैं, है ना। तो उस बात को थोड़ा सा देख लीजिएगा। कंटेंट के लेवल पे बाकी मुझे लग रहा है कि जो राजस्थान वाला पोर्शन है, खास तौर पे उसका भूगोल, उसकी इकोनॉमी, उसको थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इस इंटरव्यू की एक जो धारणा बनी हुई है वो ये है कि फैक्चुअली और राजस्थान की चीज़ों को ये लोग ज़्यादा टेस्ट करते हैं, पार्टिकुलरली अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से कुछ चीज़ें मैच करें। और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से आप कैपिटल सिटी से हैं। यस सर। तो कैपिटल सिटी को बेहतर तरीके से आप तैयार कर लीजिए, कब बना, कैसे ग्रोथ हुआ, कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ, ऐसा सब है ना इतिहास। तो उन सब को आप प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी ओवरऑल जो यूपीएससी से मिलता जुलता सब्जेक्ट है आपका, जो आपने बृहद स्तर पे पढ़ा है, वहाँ पे आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा फैक्चुअली राजस्थान वाले पोर्शन को या फैक्चुअली थोड़ा सा डेटा वाले पार्ट को, किसानों वाले पक्ष में भी आप पॉइंट वाइज आंसर नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। किसान वाले पक्ष में, और किसान राजस्थान के बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, मतलब एक तरह से क्या है, उनको रोका गया। तो उसको थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए कि सुनते सुनते उबाऊ ना लगे, क्योंकि सामने आपके जो व्यक्ति बैठे होंगे उनको आपसे ज़्यादा पता है हर मामले में, ये तो मान के चलिए। तो आपसे बस कंक्रीट वो 2-4 चीज़ें पहले से उनके दिमाग में है कि यही सुनना चाह रहे हैं, है ना। तो 2-3 चीज़ें पॉइंट वाइज आप 2 या 3 या मैक्सिमम 4 पॉइंट आप पहले ही मन में एक बार सेट कर लीजिए। प्रश्न सुनने के बाद लिसनिंग कैपेसिटी आपकी ठीक है, अच्छी है, तो सुनते ही आप एक फ्रेम बना लीजिए कि 3-4 पॉइंट मुझे कह के चुप हो जाना है। उसके बाद अगर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।